पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि डाटा क्या चीज़ है। डाटा बेसिकली हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, किसी चीज़ के बारे में मालूमात होती है। ये डाटा इंफॉर्मेशन जो मालूमात होती है ये किस शक्ल में अवेलेबल होगी, नेम्स होंगे, कोई वैल्यूज होंगी या कोई डेट्स होंगी। तो ये डाटा हमारे पास ये जो ऑब्जर्वेशन से हम कलेक्ट करते हैं और एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम इसको कलेक्ट करते हैं। जैसा बायोलॉजिकल मेथड में हम स्टेप्स के बारे में पढ़ के आए हैं, तो बायोलॉजिकल मेथड में जो स्टेप्स हमने पढ़े हैं उन स्टेप्स में हमने सबसे पहला स्टेप पढ़ा था बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, और फिर सेकंड स्टेप में हम उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन लेते थे। ऑब्जर्वेशन जो ली जाती थी वो 5 सेंसेस को यूज करके ली जाती थी। तो वो ये ऑब्जर्वेशन जो ली जाती है इसमें डाटा कलेक्शन में ये किस तरह हेल्प करती हैं कि जब डाटा ऑब्जर्वेशन के थ्रू इकट्ठा कर लिया जाता है तो वो हमें नेक्स्ट स्टेप हाइपोथेसिस बनाने में हेल्प करता है। जबकि जो हमारे पास जो डाटा है वो इंफॉर्मेशन जो हम के एक्सपेरिमेंट के थ्रू कलेक्ट करते हैं वो हमें किसी चीज़ के बारे में रिजल्ट कंक्लूड करने में, किसी चीज़ का नतीजा निकालने में हेल्प करती है। ये था हमारे पास डाटा कि डाटा वो इंफॉर्मेशन, वो मालूमात जो कि हम किसी चीज़ को अगले स्टेप के लिए बनाने के लिए ज़रूरी होता है उसको बोला जाता है, जो कि हमारे पास नेम्स की फॉर्म में हो सकता है, वैल्यूज़ की फॉर्म में हो सकता है या डेट्स की फॉर्म में हो सकता है। जब डाटा हमें अवेलेबल होगा तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा होता है डाटा ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब था ऑर्गेनाइज करना, तरतीब देना। ठीक है, डाटा ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका मतलब ये है कि जब आप किसी डाटा को तरतीब देते हैं, डाटा तो आपने इकट्ठा कर लिया, नॉलेज कलेक्ट कर लिया आपने, अब आपने उस नॉलेज को कलेक्ट करने के बाद तरतीब देना है, ऑर्गेनाइज करना है। आफ्टर कलेक्टिंग द डाटा द रिसर्चर ऑर्गेनाइज इट। ठीक है, अब ये डाटा ऑर्गेनाइजेशन जो डाटा को तरतीब दी जाती है डिफरेंट फॉर्म्स में दी जाती है, टेबल की फॉर्म में दी जाती है, मैप्स की फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में, फ्लो चार्ट की फॉर्म में या डायग्राम की शक्ल में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी क्लास है तो आपकी क्लास में हम डिफरेंट स्टूडेंट्स से उनकी डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 1 बाय 1 हम स्टूडेंट्स से डेट ऑफ बर्थ पूछते जाएंगे। ऑलमोस्ट हमारे पास अगर 30 स्टूडेंट्स हैं तो 30 स्टूडेंट्स से डेट ऑफ बर्थ हमने कलेक्ट कर लिए। वो हमारे पास जो हमने नॉलेज जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है वो डाटा था। अब हमने उस डाटा को ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, 12 कॉलम्स बनाएंगे और जनवरी में जो स्टूडेंट्स की डेट ऑफ बर्थ आ रही है उनके नाम वहाँ पे, फेब में जिनकी आ रही है उनके नाम वहाँ पे, मार्च में जिनकी आ रही है उनके नाम वहाँ पे। तो इसको डाटा एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में हमारे पास आ गया। अब इस डाटा से हमने जो भी कंक्लूजन निकालना होगा एक नज़र में ही उसको देख के हमें उसको कंक्लूजन निकालना हमारे लिए एक आसान प्रोसीजर होगा। इसको बोला जाता है डाटा ऑर्गेनाइजेशन। डाटा ऑर्गेनाइजेशन के बाद अगला स्टेप हमारे पास आता है डाटा एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस का मतलब होता है किसी चीज़ का मुआयना करना, किसी चीज़ का कंपैरिजन करना। ठीक है, अब जब डाटा एनालिसिस जो है, जब डाटा ऑर्गेनाइज फॉर्म में हमें अवेलेबल है आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग द डाटा, अब हमने नेक्स्ट स्टेप में उस डाटा को एनालाइज करना होता है, उसका मुआयना करना है कि आइदर हमारे पास से जो डाटा आया है वो एक करेक्ट फॉर्म में डाटा है या फिर इनकरेक्ट फॉर्म में है। इस डाटा एनालिसिस के रिजल्ट को यूज किया जाता है जो हमने हाइपोथेसिस बनाया होता है, उस हाइपोथेसिस को कंफर्म करने के लिए कि आइदर वो ठीक है या नहीं, मॉडिफाई करने के लिए उसमें थोड़ी सी चेंजिंग की ज़रूरत है या नहीं, या उसको रिजेक्ट करने के लिए, या फिर हमारा हाइपोथेसिस टोटली गलत है उसको रिजेक्ट कर दिया जाए। तो डाटा एनालिसिस में हम इसलिए डाटा को एनालाइज करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पीछे एग्जांपल दी है कि आपने स्टूडेंट्स की डेट ऑफ बर्थ कलेक्ट की, वो डाटा था। जब आपने उसको कॉलम की शक्ल में लिख लिया तो वो एक डाटा ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अब आप डाटा को एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के लिए आप क्या करेंगे कि हमारे पास हम बोलेंगे जनवरी में 6 मंथ की डेट, 6 स्टूडेंट्स की डेट ऑफ बर्थ आ रही है, फेब में 7 स्टूडेंट्स की आ रही है, इसी तरह मार्च में 3 स्टूडेंट्स की आ रही है। तो ये एक डाटा एनालिसिस था, आपने मुआयना किया है कि जो डाटा हमने कलेक्ट किया है कि आइदर उसका क्या रिजल्ट हमारे पास आया है। ठीक है, अब डाटा एनालिसिस के लिए 2 प्रोसीजर यूज किए जाते हैं। नंबर 1 है रेशो, नंबर 2 है प्रपोर्शन। ठीक है, इनको 1 बाय 1 हम देखेंगे। रेशो किसको बोला जाता है, रेशो बोला जाता है निस्बत को। ठीक है, रिलेशन ऑफ वन नंबर टू द अदर। ठीक है, किसी एक नंबर का दूसरे नंबर के साथ कंपैरिजन करना, उसकी निस्बत लेना।
ठीक है, जैसा कि ये बॉक्स में आपको एक एग्जांपल नजर आ रही है कि अगर हमारे पास 200 बंदे हैं, 200 बंदों में से 50 मलेरिया पेशेंट हैं, मलेरिया के मरीज हैं, जबकि 150 हमारे पास हेल्दी पर्सन हैं, बिल्कुल सेहतमंद बंदे हैं। तो जब हम इनके दरमियान में रेशो लेंगे तो रेशो के लिए ये 2 डॉट आपको नजर आ रहे हैं, ये साइन यूज किया जाता है। मलेरिया पेशेंट रेशो हेल्दी पर्सन, मलेरिया कितने थे 50, हेल्दी पर्सन कितने थे 150, 0 0 से कैंसिल हो गया, 5 के टेबल पे 5 1 टाइम और 5 3 टाइम 15, ठीक है। तो 1:3 हम इस अब देखिए ये हमारे पास सारा जो डाटा था इसको हमने कंक्लूजन की फॉर्म में लिख दिया है और हम आसानी से बता सकते हैं कि हमारे पास जो पॉपुलेशन आई है उसमें 1:3 है, 1 रेशो है मलेरिया पेशेंट की, 3 रेशो किसकी आ रही है हेल्दी पर्सन की, ठीक है। ये था रेशो, तरतीब देना किसी चीज को, निस्बत बताना किसी चीज की। नेक्स्ट दूसरा मेथड है प्रपोर्शन। प्रपोर्शन बोला जाता है तनासुब को, ठीक है। इसका मतलब होता है जब आपके पास कोई 2 इक्वल रेशोज आ जाती हैं तो आप उन दोनों रेशोज को कंबाइन करते हैं, ठीक है। इट मींस टू जॉइन 2 इक्वल रेशोज। एग्जांपल हमें दी हुई है कि अगर हमारे पास एक रेशो है A रेशो B, ये एक रेशो हो गई, दूसरी रेशो है C रेशो D। जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया ये जो 2 डॉट है ये रेशो के साइन को शो करते हैं, जबकि ये दरमियान में जो 4 डॉट है ये प्रपोर्शन के साइन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये एक रेशो है, ये सेकंड रेशो है, दोनों रेशोज को कंबाइन करना इसको प्रपोर्शन बोला जाता है। अब जब हम प्रपोर्शन का साइन खत्म करते हैं तो हम उसकी जगह पर लगाते हैं इक्वल का साइन, A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D। इसमें देखें आपके पास 4 टर्म्स आ रही हैं, A फर्स्ट टर्म है, B सेकंड टर्म है, C थर्ड टर्म है, D है आपके पास फोर्थ टर्म। अब इसमें ये जो आपके पास प्रपोर्शन आई है इसमें एक एक्सट्रीम वैल्यू है और एक मीन वैल्यू है। जो पहली और जो फोर्थ वाली आपके पास नंबर है वो एक्सट्रीम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, जैसा कि A और D ये एक्सट्रीम वैल्यू है, जबकि सेकंड और थर्ड वैल्यू जो है वो मीन वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। मीन वैल्यू कौन सी है B और C, ये है हमारे पास मीन वैल्यू, एक्सट्रीम और मीन वैल्यू। तो जब हम एक्सट्रीम वैल्यू और मीन वैल्यू का प्रोडक्ट लेते हैं, मतलब इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये दोनों हमारे पास इक्वल आते हैं। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ठीक है। इसको बोला जाता है डाटा एनालिसिस करना। नेक्स्ट है हमारे पास मैथमेटिक्स एज ए पार्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड, कि मैथ्स जो है उसको साइंटिफिक मेथड में कैसे यूज किया जाता है। आपको पता है कि मैथमेटिक्स जो है ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ज़्यादातर कैलकुलेशन वगैरह होती है, ठीक है। तो साइंटिफिक मेथड में इस मैथमेटिक्स को कैसे यूज किया जाता है, जब हम इसमें हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पे हम साइंटिफिक मेथड में कुछ एग्जांपल्स को दिया गया कि किस फील्ड में हम इस मैथमेटिक्स को यूज कर सकते हैं। जैसा कि फर्स्ट है हमारे पास रिसर्च ऑन जीन्स, सेकंड है प्रोटीन स्ट्रक्चर, थर्ड है मॉडलिंग ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। अब इन फील्ड्स में हम मैथमेटिक्स को कैसे यूज करते हैं, जैसे कि अगर आप रिसर्च ऑन जीन्स के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, आपने देखना है कि कौन सा जीन किस क्रोमोसोम नंबर पर प्रेजेंट है, तो जाहिर सी बात है आपको पता 23 पेयर्स क्रोमोसोम ह्यूमंस में अगर हम देखते हैं तो वो मौजूद होते हैं। तो इसका मतलब क्रोमोसोम नंबर, कौन सा क्रोमोसोम नंबर है जिस पे वो वाला जीन जिसके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं वो मौजूद है। तो ये मैथमेटिक्स आपको हेल्प करेगी, क्रोमोसोम 1 है, 2 है, 3 है, 4 है या कोई और एटसेट्रा है। प्रोटीन स्ट्रक्चर में जब आपने हेल्प लेनी है मैथमेटिक्स की, तो प्रोटीन्स आपको पता है कि कैसे बनती है। प्रोटीन्स बनती हैं अमीनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन से, डिफरेंट सीक्वेंस में अमीनो एसिड्स कंबाइन करते हैं और उन अमीनो एसिड के कॉम्बिनेशन से प्रोटीन बनती है। प्रोटीन स्ट्रक्चर देखने के लिए हमें मैथमेटिक्स कैसे हेल्प दे सकती है कि अगर हम प्रोटीन में देखना चाहते हैं कि कितने अमीनो एसिड हैं और अमीनो एसिड की कौन सी तरतीब है, तो उसके लिहाज से प्रोटीन स्ट्रक्चर में इसमें भी हमें मैथमेटिक्स ने हेल्प की है। मॉडलिंग ऑफ एवोल्यूशन, अब एवोल्यूशन क्या चीज़ है, एवोल्यूशन बोला जाता है इर्तिका। इर्तिका क्या होता है कि जैसा जैसा
हेल्प करती है। अब मैथमेटिक्स के साथ एक और ब्रांच है जो कि बायोलॉजिकल डाटा को एनालाइज करने में हेल्प करती है, वो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो है इसमें क्या किया जाता है, रिसर्चर्स जो हैं यूज, इसकी जब हम डेफिनेशन देखते हैं, रिसर्चर्स यूज एल्गोरिदम, कंप्यूटेशनल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स फॉर एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डाटा। अब एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम होता है कंप्यूटर के जरिए किसी चीज की कैलकुलेशन करना, मैथमेटिक्स को कैलकुलेट करना। ठीक है, स्टैट की डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल करके डाटा को ऑर्गेनाइज करना, उसको एनालाइज करना ताकि उससे हम रिजल्ट निकाल सकें। कंप्यूटेशनल टेक्निक्स है कंप्यूटर के थ्रू किसी चीज का ग्राफ ड्रा करना। ठीक है, तो ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम स्टैट, कंप्यूटर, इसकी डिफरेंट टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं और इसमें हम डाटा को एनालाइज करते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।